वेलकम बैक टू द चैनल। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स, राइट। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर चुके थे एंड हमारा सब टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। फर्स्ट 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं एंड आज की वीडियो हम आगे के एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इकोनॉमिक्स। Economics studies how people make choices under scarcity. Choice involves selecting among alternative uses of resources. And third one is scarcity means that a commodity is necessarily rare in absolute terms. Which of the statement is correct, right? So, statement 1, economics studies how people make choices under scarcity. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इकोनॉमिक्स का बेसिक फाउंडेशन ही स्केर्सिटी और चॉइस पर बेस्ड है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। इसलिए किसी इंडिविजुअल, फर्म या गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ किस पर्पज़ के लिए किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्टूडेंट के पास 1000 रुपीज़ हैं तो वो इस मनी को बुक्स ख़रीदने के लिए, कपड़े ख़रीदने के लिए या फिर फूड या एंटरटेनमेंट पर स्पेंड कर सकता है। लेकिन 1000 लिमिटेड हैं, इसलिए उसको चॉइस करनी पड़ेगी। यही इकोनॉमिक चॉइस है, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सेकेंड वन, चॉइस इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग अमंग ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। रिसोर्सेज के जनरली ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, मतलब एक ही रिसोर्सेज को डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, लैंड का यूज़ एग्रीकल्चर के लिए किया जा सकता है, फैक्ट्री के लगाने के लिए किया जा सकता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी हो सकता है। इसलिए जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उसका मल्टीपल यूज़ है तो हमें चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा रिसोर्सेज हम कहाँ कैसे यूज़ करें, राइट। So second statement is also correct. Third one is scarcity means that a commodity is necessarily rare in absolute terms. ये statement totally incorrect है। Scarcity का मतलब ये नहीं कि commodity बहुत rare है या दुनिया में बहुत कम quantity में exist करती है। Scarcity का economic meaning है resources human wants के comparison में limited है, राइट। इस कंसर्न में हमें पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, एयर जनरली अबंडेंट है, लेकिन क्लीन एयर इन सम सिचुएशन इज स्केर्स हो सकती है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टेटमेंट्स हैं, इट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फर्म, it analyzes determination of price of individual good, it primarily deals with aggregate national income. So first statement, it studies the behavior of individual consumers and firms. ये statement बिल्कुल करेक्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक को एक इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी कहते हैं। इसमें मेनली स्टडी होता है इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री या फिर कमोडिटी, डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि एक कंज्यूमर एप्पल्स की डिमांड क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। सिमिलरली, एक पर्टिकुलर फर्म अपना प्रोडक्शन कितना रखेगी, ये भी एक माइक्रो का पार्ट है, राइट। सो सेकंड स्टेटमेंट है, इट एनालाइसिस डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेज ऑफ इंडिविजुअल गुड्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज की प्राइस को डिटर्मिन करने में डिमांड और सप्लाई का इम्पॉर्टेंट रोल स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पेसिफिकली वीट की प्राइस या मोबाइल फ़ोन की प्राइस या पेट्रोल की डिमांड सप्लाई को स्टडी करते हैं तो ये माइक्रो एनालिसिस हो सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। एंड थर्ड वन, इट प्राइमरली डील विद एग्रीगेट नेशनल इनकम। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एग्रीगेट नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी को स्टडी एज अ होल स्टडी करता है। इसमें कंसेप्ट्स हैं जैसे नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जनरल ग्रोथ, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज़
ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 and 2 only. Next question is, consider the following statements about macroeconomics. And statements हैं, it studies aggregate economic variables, general price level is a macro concept, macroeconomics concept, the output of a single firm is a macroeconomic variable. So first one, it studies aggregate economic variables. This statement is correct. मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी को इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बल्कि एग्रीगेट और ओवरऑल लेवल पर स्टडी करता है. ठीक है. इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हैं नेशनल इनकम, जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. ओके. एंड सेकेंड वन, जनरल प्राइस लेवल इज़ अ मैक्रो कंसेप्ट. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस के बजाय इकोनॉमी के ओवरऑल प्राइस लेवल को स्टडी करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर सिर्फ राइस की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो ये इंडिविजुअल प्राइस का इशू है, लेकिन अगर इकॉनमी में मेजॉरिटी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस जनरली इंक्रीज़ हो रही है तो हम इसे इन्फ्लेशन के कंटेक्स्ट में स्टडी करेंगे. ठीक है. इन्फ्लेशन एक मैक्रो कंसेप्ट है. एंड थर्ड वन, द आउटपुट ऑफ अ सिंगल फर्म इज़ अ मैक्रो वेरिएबल. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है. एक सिंगल फर्म का आउटपुट इंडिविजुअल लेवल का कंसेप्ट है, इसलिए ये मैक्रो से रिलेटेड ये माइक्रो से रिलेटेड है. राइट. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements about capital. Capital is a produced means of production. Machines and factories buildings can constitute capital. Every form of money is necessarily capital in the economic sense. Right. So first statement, capital is a produced means production. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मीनिंग सिर्फ मनी नहीं होता. कैपिटल मीन्स दोज प्रोड्यूस रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. यानी कैपिटल खुद ह्यूमन एफर्ट्स और प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू क्रिएट होता है और फिर फ्यूचर में प्रोडक्शन में यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल मशीन्स, टूल्स, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, प्लांट्स एक्सेट्रा. राइट. सेकेंड है, मशीन्स एंड फैक्ट्री बिल्डिंग्स कैन कंस्टिट्यूट कैपिटल. येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. मशीन्स और फैक्ट्री बिल्डिंग प्रोडक्शन प्रोसेस में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए ये कैपिटल गुड्स के एग्जांपल्स हैं. एंड थर्ड वन, एवरी फॉर्म ऑफ मनी इज़ नेसेसरली कैपिटल इन इकोनॉमिक सेंस. ये इनकरेक्ट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी. मनी और कैपिटल सेम चीज़ नहीं है. मनी तब कैपिटल का रोल प्ले कर सकता है जब उसका यूज़ प्रोडक्शन रिसोर्सेज एक्वायर करने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वेस्ट करने के लिए हो. राइट. लेकिन हर मनी को ऑटोमेटिकली कैपिटल नहीं कहा जाता. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. Land includes natural resources used in production. The supply of land is generally considered fixed from the viewpoint of economy. Land earns wages as a factor reward. So first statement, land includes natural resources used in production. ये statement बिल्कुल सही है. इकोनॉमिक्स में लैंड का मीनिंग सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता. लैंड रेफर्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन. एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट, रिवर्स, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज या फिर नेचर रिसोर्सेज. इसीलिए इकोनॉमिक्स में लैंड को ब्रॉडली नेचर रिसोर्सेज के सेंस में समझा जाता है. एंड सेकेंड वन, द सप्लाई ऑफ लैंड इज जनरली कंसिडर्ड फिक्स्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकॉनमी. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी में टोटल सप्लाई ऑफ लैंड को फिक्स माना जाता है, स्पेशली इकोनॉमी के ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से. ह्यूमन लैंड की टोटल जोग्राफिकल क्वांटिटी को इजीली इंक्रीज नहीं कर सकते, इसलिए लैंड को जनरली फिक्स फैक्टर कहा गया है. एंड थर्ड स्टेटमेंट, लैंड अर्न्स वेजेस एज इट्स फैक्टर रिवॉर्ड. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के डिफरेंट रिवॉर्ड्स होते हैं. लैंड के होता है रेंट, लेबर का होता है वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट. राइट.
So the correct answer is option A, statement 1 and 2 only. Next question is, consider the following statement about labor. Labor is a human factor of production. Labor includes both physical and mental efforts. Labor can be stored for future use in the same way as physical inventory. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. And first one is, labor is a human factor of production. This statement is correct. Labor का मतलब है प्रोडक्शन प्रोसेस में ह्यूमन बींग्स का फिजिकल या मेंटल एफर्ट्स, राइट. इसलिए लेबर एक ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. एंड सेकेंड वन है हमारे पास, लेबर इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. लेबर सिर्फ फिजिकल वर्क तक लिमिटेड नहीं है, मेंटल वर्क भी लेबर का पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का फिजिकल एफर्ट्स लेबर, टीचर का मेंटल एफर्ट्स लेबर, अकाउंटेंट का इंटेलेक्चुअल वर्क लेबर एंड डॉक्टर का प्रोफेशनल सर्विसेज ये भी लेबर है, राइट. सो थर्ड वन इज, लेबर कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज इन द सेम वे एज फिजिकल इन्वेंट्री. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. लेबर को मशीन्स या गुड्स की तरह स्टोर नहीं किया जा सकता. आज का अनयूज लेबर एफर्ट्स कल एग्जैक्टली स्टोर करके यूज़ नहीं किया जा सकता. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली. नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. An entrepreneur reorganize factor of production. An entrepreneur may bear business risk. Entrepreneurship has no role in decision making. Right. First one is, an entrepreneur organizes factors of production. This statement is correct. Entrepreneur का important function होता है different factor of production को organize और coordinate करना. यानी एंटरप्रेन्योर लैंड अरेंज करता है, लेबर एम्प्लॉय करता है, कैपिटल अरेंज करता है और प्रोडक्शन डिसीजन लेता है. सेकेंड वन इज़, एन एंटरप्रेन्योर में बियर बिजनेस रिस्क. दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. बिजनेस में अनसर्टेनिटी और रिस्क होता है. एंटरप्रेन्योर बिजनेस डिसीजन लेता है और बिजनेस रिस्क बियर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एंटरप्रेन्योर ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बिजनेस को लॉस हो सकता है, राइट. ये उसका रिस्क है, उसको बियर करना पड़ेगा. एंड थर्ड वन इज़, एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ नो रोल इन डिसीजन मेकिंग. ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है. एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप का डिसीजन मेकिंग में मेजर रोल होते हैं. एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और रिसोर्सेज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements about exchange. And the statements are, exchange facilitates the transfer of goods and services between parties. Money acts as a medium of exchange in monetary economy. Exchange is possible only through barter. So first one is, exchange facilitates the transfer of goods and services between parties. This statement is correct. Exchange का simple meaning है goods and services का transfer टू या मोर पार्टीज़ के बीच. एंड सेकेंड वन, मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन मॉनेटरी इकनॉमी. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. मॉडर्न इकॉनमी में मनी एक्सचेंज को ईजी बनाता है. मॉडर्न इकॉनमी में मनी एक्सचेंज को ईजी बनाता है. मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए मनी वाइडली एक्सेप्टेड है. एंड थर्ड वन, एक्सचेंज इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू बार्टर. ये इनकरेक्ट है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है. एक्सचेंज बार्टर के थ्रू भी हो सकता है लेकिन मॉडर्न मॉनेटरी इकॉनमी में एक्सचेंज जनरली मनी के थ्रू होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली. नेक्स्ट वन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बार्टर. बार्टर्स इन्वॉल्व्स डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. It requires a double coincidence of wants. Money is essential for every barter transaction. So first one is, barter involves direct exchange of goods or services. This statement is correct. Barter system में goods या services का direct exchange होता है without using money as a medium. For example, a farmer wheat देता है और उसके बदले clothes receive कर सकता है. ठीक है, यहाँ money involve नहीं है. Second one is, it requires a double coincidence of want. This statement is correct.
डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मीनिंग है कि दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे की चीज़ एग्जैक्टली चाहिए होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक के पास वीट है, उसको शूज़ चाहिए, और बी के पास शूज़ हैं लेकिन उसको वीट चाहिए, तब एक्सचेंज पॉसिबल होगा। अगर बी को वीट नहीं चाहिए तो डायरेक्ट बार्टर डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। एंड थर्ड वन इज़ मनी इज़ एसेंशियल फॉर एवरी बार्टर ट्रांजेक्शन। दिस इज़ इनकरेक्ट। बार्टर की बेसिक डेफिनेशन ही डायरेक्ट एक्सचेंज है जिसमें मनी रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए स्टेटमेंट 3 क्लियरली इनकरेक्ट है। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Activities performed mainly to earn income are generally economic activities. A paid teacher providing teaching services perform an activity, economic activity. Every human activity is necessarily an economic activity. ठीक है, आपको बताना कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट वन इज एक्टिविटीज़ परफॉर्म मेनली टू अर्न इनकम आर जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरली वो एक्टिविटीज़ हैं जो इनकम अर्न करने या लाइवलीहुड जनरेट करने के पर्पज़ से की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, टीचिंग फॉर सैलरी, बिजनेस, फार्मिंग फॉर इनकम, बिजनेस इन वर्किंग इन ऑफिस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ये एग्जांपल हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के। एंड सेकेंड वन, अ पेड टीचर प्रोवाइडिंग टीचिंग सर्विसेज परफॉर्म एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। अगर एक टीचर टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसके बदले सैलरी या रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहा है तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। एंड थर्ड वन, एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इज़ नेसेसरली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इनकरेक्ट है। हर ह्यूमन एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ब्रॉडली इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिवाइड की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मदर अपने चाइल्ड की केयर करती है आउट ऑफ लव, ये जनरली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर सेम टाइप की चाइल्ड केयर सर्विस पेड कर रहे हैं हम तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 only. Next question is, consider the following statements about non-economic activities. They are generally not undertaken primarily for monetary gain. Voluntary social service may be a non-economic activity. Every non-economic activity has no value whatsoever. First one, they are generally not undertaken primarily for monetary gain. This is correct. Non-economic activities वो activities होती हैं जो generally money earn करने के primary objective से नहीं की जाती, right. इन एक्टिविटी से के पीछे लव, अफेक्शन, सिंपैथी, सोशल सर्विस, सेटिस्फेक्शन या ड्यूटी जैसे मोटिव्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करना जनरली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल है। सेकेंड वन है वॉलेंट्री सोशल सर्विस में भी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई पर्सन बिना मॉनेटरी रिवॉर्ड के वॉलेंट्री किसी की हेल्प कर रहा है तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकते हैं, और इसके एग्जांपल है पुअर पीपल को वॉलेंटरी हेल्प करना, कम्युनिटी सर्विसेज, ब्लड डोनेशन, किसी नीडी पर्सन को फ्री असिस्टेंस देना, राइट। ये हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल्स हैं। एंड थर्ड वन है एवरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ नो वैल्यू व्हाटसोएवर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब विदाउट वैल्यू नहीं होता। ऐसी एक्टिविटीज़ का सोशल, इमोशनल या पर्सनल वैल्यू बहुत हाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स की फैमिली केयर मॉनेटरी इनकम जनरेट नहीं करती लेकिन उसकी सोशल और इमोशनल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 only. Next one is, consider the following statement about production. Production includes activities that create or add utility. Transportation can add place utility. Storage can add time utility. Okay, first one is production includes activity that create or add utility. This is correct. इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मीनिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग और एडिंग यूटिलिटी टू गुड्स एंड सर्विसेज। यूटिलिटी का मीनिंग है किसी गुड्स या सर्विसेज की वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, राइट। प्रोडक्शन के लिए यूटिलिटी क्रिएट या इंक्रीज हो सकती है। सेकेंड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन कैन ऐड प्लेस यूटिलिटी। येस, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करती है, इससे प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है, राइट।
थर्ड वन इज स्टोरेज कैन ऐड टाइम यूटिलिटी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। स्टोरेज गुड्स को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रखना, इसे हम टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 2 and 3. Next one is consider the following statement about consumption. Statements हैं productive consumption may involves using goods as input for further production. Final consumption directly satisfy the wants of consumer. Consumption always means destruction of the physical form of a commodity, right? First one is productive consumption may involve using goods as input for further production. This statement is correct. Productive consumption का meaning है goods और services का यूज़ फर्दर प्रोडक्शन के लिए करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अ बेकरी फ्लोर शुगर और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ब्रेड केक्स प्रोड्यूस करने के लिए करती है। यहाँ रिसोर्सेज का कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन ये प्रोडक्टिव कंजम्पशन है बिकॉज दे आर फर्दर यूज्ड प्रोडक्शन, ठीक है। सेकेंड वन इज़ फाइनल कंजम्पशन डायरेक्टली सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स। येस, दिस स्टेटमेंट करेक्ट है। फाइनल कंजम्पशन में गुड्स या सर्विसेज का यूज़ डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाई करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल खाना खाना, क्लोथ्स पहनना, मूवी देखना, पर्सनल ट्रांसपोर्ट सर्विस यूज़ करना, राइट। थर्ड वन इज़ कंजम्पशन ऑलवेज मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द फिजिकल फॉर्म ऑफ कमोडिटी। ये इनकरेक्ट है। कंजम्पशन का मतलब हमेशा फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं होता। कंजम्पशन का ब्रॉडर मीनिंग है यूटिलिटी को यूज़ करना या वांट को सेटिस्फाई करना, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कंसर्न्स द डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर इनकम्स. Rent, wages, interest and profits are factor incomes. Distribution in economics refers only to transportation of goods, right? First one is distribution concern the determination of factor income. ये statement बिल्कुल correct है। इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशन इनकम जनरेटेड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से होता है, और प्रोडक्शन प्रोसेस में डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं और उन्हें फैक्टर रिवॉर्ड मिलते हैं, राइट। सेकेंड वन इज़ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स आर फैक्टर इनकम। ये बिल्कुल करेक्ट है। ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उनके रिवॉर्ड्स। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और रिवॉर्ड्स हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट वन इज़ consider the following statements about economic choice. Choice becomes necessary because resources have alternative uses. Choosing one alternative may involve sacrificing another, and opportunity cost is unrelated to economic choice, right? First one, choice becomes necessary because resources have alternative uses. ये statement बिल्कुल correct है। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उनके मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, इसलिए ह्यूमन को डिसाइड करना पड़ता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज को किस यूज़ में एलोकेट कर सकें, राइट। एंड सेकेंड वन इज़ चूजिंग वन अल्टरनेटिव में इन्वॉल्व सेक्रीफाइसिंग अनदर। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। जब हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो यूजुअली नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को गिव अप करना पड़ता है। इसी सेक्रीफाइस ऑल्टरनेटिव को समझने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नेक्स्ट वन इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ अनरिलेटेड टू इकोनॉमिक चॉइस। ये इनकरेक्ट है, कम्प्लीटली रॉन्ग है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इकोनॉमिक चॉइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ इक्वल टू नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। जब भी चॉइस होती है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट रेलेवेंट होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंज्यूमर सोवेनिटी। तो फर्स्ट वन इज इट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंज्यूमर ऑन व्हाट प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस। कंज्यूमर प्रेफरेंस कैन इन्फ्लुएंस मार्केट डिमांड. It means consumer always have complete control over production decisions, right? First one is it refers to the influence of consumer on what producer produce. This is correct.
कंज्यूमर सोवरेनिटी का मीनिंग है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस और डिमांड प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्शन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। अगर कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड करता है तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का मोटिवेशन मिलता है, राइट। सेकेंड वन इज़ कंज्यूमर प्रेफरेंस कैन इन्फ्लुएंस मार्केट डिमांड। येस, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। कंज्यूमर प्रेफरेंस डायरेक्टली डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर कंज्यूमर की चॉइस चेंज होती है तो डिमांड पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर कंज्यूमर हेल्दी फूड को प्रेफर करने लगे तो हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, राइट। थर्ड वन इज इट मीन्स कंज्यूमर्स ऑलवेज हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन डिसीजन। दिस इज इनकरेक्ट। कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब कंप्लीट और एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं होता। कंज्यूमर प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स भी कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, प्रॉफिटेबिलिटी, गवर्नमेंट रेगुलेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जैसे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्केट इकोनॉमी। Prices play an important role in allocating resources. Demand and supply influence market prices. All production decisions are necessarily made by the government. So first one is prices play an important role in allocating resources. This is correct. मार्केट इकोनॉमी में प्राइजेज़ एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल का काम करता है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होती है तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है। हायर प्राइजेस प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए एनकरेज करते हैं। इसी तरह प्राइजेस रिसोर्सेज को डिफरेंट यूजेस में एलोकेट करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड वन, डिमांड एंड सप्लाई इन्फ्लुएंसेस मार्केट प्राइजेस। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। मार्केट इकॉनमी में प्राइस डिटर्मिनेशन में डिमांड और सप्लाई का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जनरली डिमांड बढ़ती है, अगर सप्लाई सेम है तो प्राइस टेंड्स टू राइज, और अगर सप्लाई बढ़ती है और डिमांड सेम है तो प्राइस टेंड्स टू फॉल। एक्चुअल मार्केट प्राइस पर अदर फैक्टर भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन डिमांड और सप्लाई बेसिक डिटर्मिनेंट्स हैं। एंड थर्ड वन, ऑल प्रोडक्शन डिसीजंस आर नेसेसरली मेड बाय गवर्नमेंट। दिस इज़ इनकरेक्ट। ये मार्केट इकॉनमी की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। मार्केट इकॉनमी में प्रोडक्शन डिसीजन लार्जली मार्केट फोर्सेस, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के इंटरेक्शन से इन्फ्लुएंस होते हैं। गवर्नमेंट का रोल हो सकता है, लेकिन ऑल प्रोडक्शन डिसीजन गवर्नमेंट नेसेसरी नहीं लेती। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ मिक्स्ड इकॉनमी। इट कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ द मार्केट एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन. Both private and public sector can coexist. It completely eliminates the role of market. First one, it combines feature of both market and government intervention. ये statement correct है। Mixed economy में market mechanism भी exist करता है और government intervention भी, यानी economy completely free market भी नहीं है होती और completely government control भी नहीं होती। Second statement है बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मिक्स्ड इकॉनमी की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन, इट कम्प्लीटली एलिमिनेट्स द रोल ऑफ मार्केट। ये इनकरेक्ट है। मिक्स्ड इकॉनमी में मार्केट का रोल कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं होता। मार्केट मैकेनिज्म और गवर्नमेंट इंटरवेंशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम्स। अ कैपिटलिस्ट इकॉनमी गिव्स अ मेजर रोल टू प्राइवेट ओनरशिप. अ सोशलिस्ट इकॉनमी गिव्स अ ग्रेटर रोल टू पब्लिक ओनरशिप एंड प्लानिंग. अ मिक्स इकॉनमी कंटेन्स एलिमेंट ऑफ बोथ सिस्टम. सो फर्स्ट है, अ कैपिटलिस्ट इकॉनमी गिव्स एन मेजर रोल टू द प्राइवेट ओनरशिप. दिस इज़ करेक्ट। कैपिटलिस्ट इकॉनमी में प्राइवेट ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट दी जाती है। प्राइवेट इंडिविजुअल और फर्म प्रोडक्शन रिसोर्सेज ओन या कंट्रोल कर सकती है। मार्केट फोर्सेस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। एंड सेकेंड वन, अ सोशलिस्ट इकॉनमी जनरली गिव्स अ ग्रेटर रोल टू पब्लिक ओनरशिप एंड प्लानिंग. दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। सोशलिस्ट इकॉनमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर पब्लिक या स्टेट ओनरशिप और इकोनॉमिक प्लानिंग का ग्रेटर रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट रिसोर्सेज और प्रोडक्शन एक्टिविटी को ग्रेटर एक्सटेंट तक प्लान और रेगुलेट कर सकती है, ओके। एंड थर्ड वन इज़ अ मिक्स इकॉनमी कंटेन्स एलिमेंट ऑफ बोथ. दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट।
मिक्स इकोनॉमी में मेन कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन होती हैं, यानी प्राइवेट पार्टनरशिप और पब्लिक ओनरशिप और मार्केट मैकेनिज्म प्लस गवर्नमेंट इंटरवेंशन दोनों का रोल हो सकता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग statements about the scope of economics. Economics include the study of production, consumption and exchange. Economics also studies allocation of scarce resources. Economics is concerned exclusively with money and banking. First one is economics includes the study of production, consumption and exchange. This is correct. Economics का scope काफ़ी broad है. ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, राइट। एंड सेकेंड वन, इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज़ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, देयरफॉर इकोनॉमिक को डिसाइड करना होता है कि रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में एलोकेट कैसे करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड बजट है, उस बजट को एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड, डिफेंस और अदर सेक्टर्स में कैसे एलोकेट करें, ये एक इकोनॉमिक एलोकेशन का एग्जाम्पल है। एंड थर्ड वन, इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न एक्सक्लूसिवली विद मनी एंड बैंकिंग। दिस इज़ टोटली इनकरेक्ट। इकोनॉमिक्स सिर्फ मनी और बैंकिंग का स्टडी नहीं है। मनी एंड बैंकिंग इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, लेकिन इकोनॉमिक्स का स्कोप मच ब्रॉडर है। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं scarcity, choices, production, consumption, exchange, distribution, demand, supply, national income, inflation, unemployment, economic growth, resources allocation, इस तरह के बड़े लेवल के टॉपिक्स, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।